school online classes. Today we are going to discuss about the mechanism of transportation in human beings. मानव में परिवहन तंत्र कैसे काम करता है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि प्लांट्स में कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे पत्तियों तक पहुंचता है और फिर वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है या जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं कैसे वो प्लांट्स के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो किसी भी बने हुए पदार्थ का किसी बॉडी के किसी एक भाग में बने हुए पदार्थ का किसी दूसरे भाग में पहुंचाने तक की प्रक्रिया को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमंस में कैसे ट्रांसपोर्टेशन की परिवहन की प्रक्रिया संचालित होती है। प्लांट्स में जैसे आपने देखा था कि उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जाइलम और फ्लोएम जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है आइए देखते हैं। तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कैरियर है वो है ब्लड और लिम्फ। रक्त और लिम्फ ये दो कैरियर्स हैं जो किसी भी पदार्थ को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, यानी कि हम इनको कैरियर बोल सकते हैं। चाहे वो हार्मोन्स हो, पोषक तत्व हो, आयंस हो, न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का काम, ले जाने का काम ब्लड और हमारा लिम्फ करता है। तो हमारे शरीर में जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसमें ये चार मुख्य रूप से शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्लड वेसल्स, दूसरा है हार्ट और नेक्स्ट है ब्लड, फिर लिम्फ। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ जिनमें से रक्त होकर बहता है, दूसरा है हार्ट जो कि एक पंप जैसा काम करता है, पंपिंग का काम करता है जिससे ब्लड आगे संचालित होता रहता है, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है ब्लड जो कि एक कैरियर का काम करता है, चाहे वो पोषक तत्व हो, चाहे कोई न्यूट्रिएंट्स हों, किन्हीं चाहे कोई सेल्स हमारे शरीर में डेड हो जाती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम ब्लड करता है। दूसरा है लिम्फ, ये भी कैरियर का ही काम करता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ। तो ब्लड जिन नलिकाओं से होकर गुजरता है या बहता है उसको हम ब्लड वेसल्स के रूप में जानते हैं, रक्त वाहिनियों के रूप में जानते हैं। जो रक्त वाहिनियाँ हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से हमको तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और थर्ड है कैपिलरी। ये तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी को हम धमनी बोलते हैं, वेन्स को सिरा और कैपिलरीज को हम हिंदी में केशिका बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं आर्टरीज। हमारे शरीर के अंदर ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम जानें कि प्योर ब्लड क्या होता है। हम ब्लड को शुद्ध और अशुद्ध के रूप में जानते हैं। जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है? कोई भी रक्त ऐसा नहीं कि खराब हो गया तब हम उसको अशुद्ध बोल रहे हैं। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है उसको हम शुद्ध
शुद्ध रक्त बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं या फिर अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो आर्टरीज जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है, जिसको हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, उसी को छोड़कर बाकी जितनी आर्टरीज हैं वो सब प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज जो हैं वो हमारे हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को सप्लाई करती हैं और इनमें प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है। आर्टरीज की जो संरचना होती है वो काफ़ी, इनकी जो दीवार होती है वो हार्ड होती है और ये आसानी से कोलैप्स नहीं होती हैं, पिचकती नहीं है। इनमें अगर ब्लड फ्लो कम भी हो जाता है तब ये पिचकती नहीं है। आप अंदर अपने हाथ को हल्का सा दबाकर अगर चेक करना चाहें तो ये जो आप इस तरह से ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इसी को हम आर्टरीज बोलते हैं। ये स्किन के नीचे मांस में धंसी होती हैं और इनकी जो वाल होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, मजबूत होती है और इनमें जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा वेन्स। ये स्किन के नीचे पाई जाती हैं और इनकी जो वाल होती है, ध्यान रहेगा कि जो आर्टरीज होती हैं ये मांस में गहराई में पाई जाती हैं और जो वेन्स हैं ये स्किन के नीचे आर्टरीज से थोड़ा ऊपर की तरफ पाई जाती है। और जो वेन्स हैं, आप छोटे शिशुओं को देखिए, उनका जो शरीर होता है हल्का नीला सा कभी महसूस होता है या लाल सा महसूस होता है। तो कभी लाल आप देखेंगे, कभी नीला देखते हैं, तो वहाँ पर जो आपको नीला दिख रहा है वो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है। तो और आप जो ऊपर से महसूस कर लेते हैं वो क्या है, पिचकने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, वो वेन्स होती हैं। और इन वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर, फुफ्फुस शिरा को सिर्फ छोड़कर बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। जो वेन्स होती हैं उनकी दीवार कोलैप्सिबल होती है, पिचकने योग्य होती है। अगर उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो उनकी जो दीवार होती है वो पिचक जाती है। आर्टरीज और वेन्स में एक और मुख्य अंतर होता है कि जो वेन्स होती हैं उन वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं। अब वाल्व का क्या काम होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि नल आपने देखा है, जैसे उसमें वाशर लगा होता है, उसके नीचे एक और वाशर लगा होता है जिसको हम वाल्व के रूप में जान सकते हैं। तो वहाँ पर जो नीचे वाला वाशर होता है जिसको हम वाल्व के रूप में देख सकते हैं, उसका काम होता है कि जब हम नल को नीचे दाबते हैं तो पानी ऊपर आता है और वो नीचे वाला जो वाल्व होता है वो उठ जाता है। लेकिन जब हम हत्थे को ऊपर ले जाते हैं तो वो वाल्व नीचे दब जाता है और जो नल में पानी होता है वो नीचे जाने से रुक जाता है। सेम फंक्शन यहाँ पर वेन्स में वाल्व का होता है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड कलेक्ट करके इकट्ठा करके लंग्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, जहां पर वो ब्लड जो है फिर से ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन घुल जाती है और वो प्योर ब्लड बन जाता है। तो वेन्स का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाना। तो वहां से विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करना और शरीर के लंग्स तक पहुंचाना, ये काम होता है वेन्स का। अब क्योंकि जो वेन्स होती हैं उनमें कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है। आप आर्टरीज को देखते हैं तो आर्टरीज जो है ये हार्ट से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को सप्लाई करती हैं और इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है आर्टरी में। लेकिन वेन्स में ऐसा कुछ नहीं है, कि ऐसा कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है कि शरीर के विभिन्न भाग से ब्लड को पंप करके सीधे लंग्स तक या फेफड़े तक पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर जो वाल्व्स लगे होते हैं उसी ब्लड प्रेशर की वजह से ये काम करता है वाल्व, और
जो शरीर का ब्लड होता है वो लंग्स के तरफ ही जाता है, लंग्स के विपरीत नहीं जाने पाता, ये वाल्व का काम होता है। और आप देखते हैं एक कॉमन सी बीमारी है वेरिकोसील, आपने नाम सुना होगा वेरिकोसील। सिंपल भाषा में मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। जो स्क्रोटम होता है, अंडकोश जिसको हम बोल सकते हैं स्क्रोटम, तो उसमें जो टेस्टिस होते हैं वो कभी कभी उनमें जो ब्लड वेसल्स होती है स्क्रोटम की, अंडकोश की जो नसें होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उस कंडीशन को, उसमें जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उन नसों में, तो हम उस कंडीशन को वेरिकोसील बोलते हैं। तो वहाँ पर जब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसमें कुछ लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उस नसों में, तो उसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। और सामान्य तौर पर ये जो कंडीशन होती है अक्सर दिनों में ज़्यादा होती है कि उसमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है, और जब भी लेटते हैं या विश्राम की अवस्था में होते हैं तो जो टेस्टिस होते हैं वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, और उनकी जो नसें होती हैं वो थोड़ा और ज़्यादा स्वेलिंग उसमें कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लेटते हैं या शरीर विराम की अवस्था में होता है तो उसमें जो हमारा शरीर होता है वो पैरेलल हो जाता है, और जो ब्लड उनमें इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो ब्लड आसानी से फ्लो होकर आगे बढ़ने लगता है, तो इसलिए स्वेलिंग उसमें कम हो जाती है। रात में इसलिए स्वेलिंग कम हो जाती है, या फिर सोते समय या मतलब विश्राम अवस्था में जब होते हैं तो उसमें स्वेलिंग कम हो जाती है। तो ये वेन्स में वाल्व का काम होता है कि ब्लड जो है वो उल्टी दिशा में ना बहने पाए, इसलिए इसमें वाल्व्स का काम होता है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है ये काफ़ी महीन नलिकाएं होती हैं जो कि टिश्यू में पाई जाती हैं, और इस तरह से फैली होती हैं टिश्यू में, और इनका काम होता है कि टिश्यू विभिन्न ऊतक से जो ब्लड होता है वो इकट्ठा करती है और सप्लाई करती रहती है। तो ये हो गया आर्टरीज। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अंग है वो है हार्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है ऑलमोस्ट हमारे शरीर में मिडिल पोर्शन में या मिडिल से थोड़ा लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में हार्ट सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। और ये जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स से बना होता है। कार्डियक 3 प्रकार की मसल्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जिसमें एक कार्डियक मसल्स भी है, और 2 और अन्य जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो हैं, पहली हो गई स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल्स, और नेक्स्ट है पेरिकार्डियल मसल्स। तो ये पेरिकार्डियल मसल्स से बनी होती हैं, बना स्ट्रक्चर होता है हार्ट। हार्ट का जो काम होता है वो पंपिंग का काम होता है, ब्लड को पंप करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे जो हार्ट में जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। तो जो हार्ट होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि कुछ जो जीव होते हैं, जैसे कि मछलियाँ, फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, उसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। फिशेज में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, और एक 1 आर्किल और 1 वेंट्रिकल सिर्फ पाई जाती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल हार्ट में पाए जाते हैं, जिसको हम 3 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोगों में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें अपर 2 चैम्बर जो होते हैं उसको हम आर्किल बोलते हैं, या फिर एट्रिया भी बोलते हैं, कभी कभी ATRIA, एट्रिया, एट्रिया भी इसको हम कभी कभी बोलते हैं। तो 4 चैम्बर इसमें होते हैं, 2 आर्किल
आर्किल और 2 वेंट्रिकल। अपर 2 चैम्बर जो होते हैं उसको हम आर्किल बोलते हैं और लोअर 2 चैम्बर जो होते हैं उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर इन 2 चैम्बर्स को हम लेफ्ट और राइट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राइट आर्किल से, जो कि इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है। इसमें 2 ब्लड वेसल्स, जिसमें एक सुपीरियर वेना कावा और नेक्स्ट है इंफीरियर वेना कावा, ये 2 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर जो सुपीरियर वेना कावा है ये शरीर के ऊपरी भागों से ब्लड को इकट्ठा करके इस चैम्बर में लाती है, राइट आर्किल में लाती है। और जो इंफीरियर वेना कावा है वो शरीर के निचले भागों से ब्लड को इकट्ठा करके राइट आर्किल में लाती है। और जो ये नेक्स्ट लेफ्ट आर्किल है इसमें प्योर ब्लड आता है। लेफ्ट लंग से ब्लड जो है वो राइट आर्किल में आता है, सॉरी लेफ्ट लंग से लेफ्ट आर्किल में आता है। ध्यान रखेंगे, राइट आर्किल में इम्प्योर ब्लड आता है लेकिन लेफ्ट आर्किल में प्योर ब्लड आता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जिसको बोलते हैं वो आता है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आर्किल है, यहाँ से फिर जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में इस चैम्बर में आ जाता है और फिर इस चैम्बर से लंग्स को भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, जहां पर फिर उसका ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में। यहाँ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड होता है वो लंग्स तक पहुंचता है जहां पर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुलती है। और यहाँ पर जो लेफ्ट लंग है वहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्किल में, और यहाँ पर लेफ्ट आर्किल से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड की सप्लाई होती है। और यहाँ पर 2 वाल्व पाए जाते हैं इन आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में। तो राइट साइड में आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगे होते हैं ताकि जो ब्लड है वो उल्टा ना बहने लगे, उनको रोकने के लिए, ब्लड के रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वाल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर जो वाल्व होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट साइड में जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और जो लेफ्ट साइड में वाल्व होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो यहाँ पर जो हार्ट होता है हमारा वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, एक बार फिर वो रिलैक्स करता है, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सिकुड़ता है, तब जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक सप्लाई किया जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस संकुचन को हम सिस्टोल बोलते हैं, सिस्टोल। और जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है यानी कि दबने के बाद जब अपनी नॉर्मल पोजीशन में फैलकर हो जाता है तब हम उस कंडीशन को डायस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल ये 2 चीजें होती हैं। जब हमारा हार्ट संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कंडीशन को हम सिस्टोल बोलते हैं। और सिस्टोल के दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और डायस्टोल जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं।
स्फेग्मोमैनोमीटर, और इसको नॉर्मली जो है हम आर्म्स में लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। तो आप ये जानिए कि कभी आर्म्स में, भुजाओं में ही लगाया जाता है, लेकिन दूसरे पार्ट में भी लगाकर उसको हम चेक कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। लेकिन सिर्फ हम यहाँ पर इस पोजीशन पर ही क्यों लगाते हैं हार्ट बीट को चेक करने के लिए? तो इसका जो नॉर्मल सबसे अच्छा सटीक एग्जाम्पल उत्तर है वो ये है कि क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है लगभग इस पोजीशन में स्थित होता है, और जब हम इस पोजीशन में उसको लगाते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर को, तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो लगभग समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हेड होता है वो पैरेलल समांतर हो जाता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर अपनी हाथ में लगाकर उसको ब्लड को, प्रेशर को चेक करते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि सिस्टोल जब हमारा हार्ट संकुचित होता है तो प्रेशर लाजमी है कि ज़्यादा होगा। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य में 120 mmHg हम उसको बोलते हैं। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में वो लगभग 80 mmHg होता है। तो हम सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को 120/80 mmHg में लिखते हैं इस तरह से। ये हमारा हो जाएगा ब्लड प्रेशर। इसको हम कभी 80/120 के रूप में नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम एक स्वस्थ मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ऑप्शन में आपको दे देता है 120, 80, 80, 120 इस तरह से। तो आप ध्यान रखेंगे सिस्टोलिक फिर डायस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है, और हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है लगभग 120 होता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा बना रहता है, लेकिन उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 120 किस बेस पर, 120 किस बेस पर रखा गया? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई सर्वे करते हैं और उसमें से हमने 100 व्यक्तियों का आंकड़ा लिया, और उनमें से किसी का ब्लड प्रेशर 118 निकला, किसी का 120 निकला, किसी का 122 निकला। जब हम इसको जो है इसका एक औसत निकालेंगे तो उसका जो एक एवरेज निकल कर आया वो 120 आया सिस्टोलिक का, और डायस्टोलिक का 80 आया। तो उसी बेस पर ये अनुमान लगाया गया कि जो है जो नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर वो 120/80 mmHg होता है। इसके बाद जो एक और पॉइंट बचता है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, 120 से ज़्यादा होने लगता है, तब उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब हम उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तब हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की कंडीशन में आदमी को जो है घबराहट फील होगी, बेचैनी फील होगी, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब उस कंडीशन में, ब्लड प्रेशर कम होने की कंडीशन में बदन में सुस्ती रहेगी, नींद ज़्यादा लगेगी। तो ये सब कुछ कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो ब्लड है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।